Assalamu alaikum 10th class, welcome back. This is फैज़ान तारिक, your biology teacher. आज हमने चैप्टर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़त्म करना है, ठीक है। लास्ट लेक्चर है आज का हमारा, ठीक है। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस हमने करने हैं। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, ईजी सा लेक्चर है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, ठीक है। कुछ एक दो चीज़ें होंगी जो नहीं भी होंगी, लेकिन मेजर टॉपिक्स जो है ना वो आपने कवर कर रखे होंगे। बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस है, टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। सबसे पहले डिफरेंशिएट बिटवीन गैसेस एक्सचेंज एंड ब्रीदिंग। सीधी सीधी सी डेफिनेशन उठा के दी हुई है, जिस तरह से केमिस्ट्री के अंदर होता है आपके एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होते हैं, उनके आंसर्स डायरेक्टली बुक में से नहीं मिलते, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें एज इट इज़ याद करने वाली होती हैं। तो इसके आंसर हमने ऑलरेडी किए हुए, मैंने आपके सामने लिखा हुआ पेज नंबर 13। आपका बुक का पेज 13 पर जाएंगे, आपको नज़र आ जाएगा गैसेस एक्सचेंज और ब्रीदिंग की डेफिनेशन मैंने निशान लगवाया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं दोनों को एक साथ रिवाइज करवा दूंगा। दूसरे क्वेश्चन के अंदर ब्रीदिंग की डेफिनेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में डिफरेंस पूछा गया है। मतलब कि ब्रीदिंग की डेफिनेशन एक्सरसाइज में 2 दफ़ा पूछी गई, एमसीक्यूज़ में 1 दफ़ा टेस्ट हुई, और इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि ब्रीदिंग की डेफिनेशन किस कदर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं इसको अभी। सही है, ब्रीदिंग, गैसेस एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। सबसे पहले ब्रीदिंग को ही देख लेते हैं। ब्रीदिंग दरअसल एक फिजिकल मूवमेंट है, ठीक है। ब्रीदिंग को उर्दू में हम कहते हैं सांस लेना, जिसके अंदर हम हवा को अपने बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं और बाहर निकालते हैं, दैट्स ऑल। ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस इन विच एनिमल मूव एयर इन एंड आउट। ये की वर्ड्स हैं, इन एंड आउट ऑफ देयर बॉडी, ठीक है। इट इज़ डन टू गेट ऑक्सीजन। इसको हम सांस अंदर लेकर जाते हैं ताकि ऑक्सीजन ले सकें, और बाहर निकालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा हासिल किया जा सके। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो भी हम खुराक खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाके ऑक्सीडाइज होती है, टूटती है, ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और उसके टूटने से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी पैदा होती है, ठीक है। देखो, इट इज़ द प्रोसेस इन विच सेल ऑक्सीडाइज फूड एंड गेट एनर्जी। फॉर दिस पर्पस ऑर्गेनिजम्स नीड टू कैरी ऑक्सीजन टू सेल एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। सेम बातें हो रही हैं। उसके बाद लास्ट चीज़ है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो हमारी बॉडी को मिलती है, और जो चीज़ हमें नहीं चाहिए मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारी बॉडी से, लंग्स से बाहर चली जाती है, दैट्स इट। 2 क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह से हमने रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। पेज 15 के ऊपर जाओ ज़रा। आपके ट्रैकिया और ब्रोंकाई के अंदर 2 तरह की कार्टिलेज है। मैंने आपको ना वो डायग्राम भी दिखाई थी, याद है आपको? ठीक है, वो ब्लैक से कलर की थी एक डायग्राम। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये चेक करो, आपके ट्रैकिया के ऊपर ये वाला जो है ना ब्लू कलर का, ये जो सी शेप है, ये सी शेप कार्टिलेज है, और आपके ब्रोंकाई के ऊपर जो प्लेट लाइट कार्टिलेज है, ठीक है, नज़र आ रहे हैं आपको? ये मैंने यहाँ पे पढ़ाए भी थे, सी शेप कार्टिलेज और प्लेट लाइट कार्टिलेज। सवाल ये है कि ये कार्टिलेज काम क्या करते हैं, इनकी ज़रूरत क्या है, ये हमारी बॉडी में क्यों है। अब उसका आंसर देने लगा हूँ, ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये नहीं किया था जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, क्योंकि ये एक्सरसाइज का कंटेंट था। इसको अब निशान लगा लो। एक्चुअली इन कार्टिलेज का काम क्या है? दीज कार्टिलेजेस प्रिवेंट ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन देम। देखो ना, हमारा ब्रोंकाई और हमारा ट्रैकिया है तो दोनों नालियां ना, सांस की नालियां, अंदर से बिल्कुल खोखली हैं। अगर उनके अंदर हवा नहीं हो तो वो कोलैप्स कर सकती हैं। तो उस कोलैप्स को बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए कार्टिलेज इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं आपको एक ना वो दिखाता हूँ, एक इलस्ट्रेशन डायग्राम, ठीक है। उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी इस चीज़ की। देखो, इसको देखो ज़रा। ये एक जूस का डब्बा है, ठीक है। इस जूस के डब्बे के अंदर लिक्विड होता है, जूस होता है, और उसके साथ कुछ हवा भी होती है। जब हम जूस ख़त्म कर लेते हैं और फिर भी हम सिप लेते हैं, तो हवा हमारी बॉडी के अंदर जाती है और उस जूस के डब्बे से निकल जाती है। तो क्या होता है, जब जूस के अंदर पानी भी खत्म हो गया, जूस भी खत्म हो गया, और उसके अंदर से फिर भी हमने हवा भी निकाल ली, तो क्या होता है डब्बे के साथ? अभी देखते हैं क्या होता है। चेक करो, डब्बा इस तरह से पिचक जाता है, कोलैप्स कर जाता है डब्बा। सवाल अब यही है कि अब ट्रैकिया और ब्रोंकाई दोनों सांस की नालियां हैं, अंदर से खोखली हैं। जब उनके अंदर हवा नहीं होगी तो वो कोलैप्स कर सकती हैं, पिचक सकती हैं उसकी दीवारें आपस में। ये कार्टिलेज, सी शेप कार्टिलेज और प्लेट लाइक कार्टिलेज, इस काम को होने से रोकते हैं।
कि इसकी जो शेप है ना वो बरकरार रहे, कहीं कोलैप्स ना कर जाए। यही फिजिक्स का प्रिंसिपल यूज होता है हमारे ट्रैके और ब्रोंकाई के अंदर भी। अभी कितनी छोटी सी डिटेल है, लेकिन नेचर ने इतना परफेक्टली उसको भी डिज़ाइन किया कि कुछ भी कर लें हम, वो कोलैप्स होगा ही नहीं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर। ओके, सो इसलिए कहा गया है कि हमने इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने इंसान को बेहतरीन पैदा किया, यानी कि हमें कोई भी नुक्स नहीं है। ठीक है, तो इस बात से ये चीज़ साबित होती है। मैंने इसका निशान लगवा दिया, पेज नंबर 15 पे जाओ, दो छोटी छोटी सी लाइनें हैं वो इसका निशान लगा लो। नेक्स्ट है पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द एवरेज ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमन एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। रेस्ट और एक्सरसाइज के दौरान हमारे जो रेट है, ब्रीदिंग रेट, वो क्या होता है, पेज नंबर 17 के ऊपर है। ये हम काफ़ी एमसीक्यूज के अंदर भी हमने ये डिवाइस कर लिया था। ये रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ मैंने इसको, जो है वो एज इट इज़ हेडिंग्स के साथ लिखते हैं ना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई मैक्सिमाइज गैस एक्सचेंज। ये वो क्वेश्चन है जो शायद हमने अभी तक नहीं किया। ठीक है, मैंने चैप्टर के कंटेंट के अंदर आपको नहीं करवाया, लेकिन है चैप्टर के अंदर मौजूद है। मैंने उसको जो है वो ओवरऑल स्टडी ज़रूर करवाया था, निशान नहीं लगवाया था। सवाल ये है कि एल्वियोलाई गैसेस एक्सचेंज को मैक्सिमाइज करने में हेल्प किस तरह से करते हैं। कल का लेक्चर याद है, एल्वियोलाई के गिर्द ब्लड कैपिलरीज क्यों मौजूद होती हैं, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। और एल्वियोलाई को गैसेस एक्सचेंज करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ब्लड कैपिलरीज की। दोनों इंटरचेंजेबल कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, आपकी बुक के अंदर जाओ ज़रा, उस टॉपिक के अंदर जिसके अंदर हमने एल्वियोलाई को स्टडी किया था, वो था हमारे पास ब्रोंकाई एंड एल्वियोलाई। पेज नंबर 15 है आई गेस, ये चेक करो। ये जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, ईच एल्वियोलस इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। हर एल्वियोलस ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड होता है। व्हेन एयर रीचेस एल्वियोलाई, जब हवा एल्वियोलाई तक पहुंचती है, ऑक्सीजन मूव फ्रॉम द एयर इनटू ब्लड। ऑक्सीजन हवा से ब्लड में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग से निकलकर वापस एल्वियोलस में चली जाती है। इस वजह से इस वजह से जो है वो एल्वियोलस गैसेस एक्सचेंज करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। ये है उस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, बिकॉज ये चीज़ें हमने ऑलरेडी की हुई हैं, बस मैंने आपको आंसर्स बताने हैं किसका आंसर क्या है। डन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। लिस्ट द सिम्टम्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ब्रोंकाइटिस के सिम्टम, कॉजेज और ट्रीटमेंट बतानी है। मैंने पूरा लेक्चर जो है ना वो बहुत डिटेल में बताया हुआ है, आप ब्रोंकाइटिस के टॉपिक के अंदर जाके इसको पढ़ सकते हो, कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, ये आप लोगों ने याद करना है एज इट इज़। उसके बाद हमारे पास एक और डिसऑर्डर है एम्फीसीमा। सिम्टम्स और ट्रीटमेंट मेंशन करनी है आपकी बुक के ऊपर, पेज नंबर 18 के ऊपर डायरेक्ट हेडिंग के साथ मेंशन है, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर कार्सिनोजेंस, नेम एनी टू कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन सिगरेट्स। कार्सिनोजेंस होते क्या हैं, और कोई से दो ऐसे कार्सिनोजेंस के नाम बताओ जो जो सिगरेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। देखो, ये तो हमें पता है कि भाई सिगरेट के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ठीक है, और उन केमिकल्स के अंदर बहुत सारे कार्सिनोजेंस भी होते हैं। हमने कुछ कार्सिनोजेंस को स्टडी भी किया था। क्वेश्चन ये है कि कार्सिनोजेंस होते क्या हैं। दरअसल कार्सिनोजन कोई भी ऐसा सब्सटेंस होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में कैंसर हो सके। ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी में कैंसर का सबब बने, ऐसी चीज़ को हम कार्सिनोजन कहते हैं। ठीक है, आपने जो है इसकी डेफिनेशन उसी पॉइंट के अंदर पढ़ी होगी, चेक करो ज़रा। कार्सिनोजन, ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है ना ब्रैकेट के अंदर, कॉज कैंसर इन ह्यूमंस। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ना आपके लिए प्रॉपर करके लिख दी है। एनी सब्सटेंस दैट कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड कार्सिनोजन। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर का सबब बने, उसको हम कार्सिनोजन कहते हैं। और आपके पास इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है टार एंड बेंजीन। वैसे और भी हैं, चेक करो। निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, टार, बेंजीन, अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड, ये भी आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से भी कोई भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, हो गया ये भी सवाल। डन। ओके, कार्सिनोजन के बाद है हमारे पास एक टेबल है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये वही टेबल है, पेज नंबर 17 के ऊपर जाओगे ना। ऑक्सीजन जब हम इंस्पायर करते हैं, इनहेल करते हैं, तो 21% होती है, एक्सपायर करते हैं तो 16% होती है। ये चीज़ हमने एमसीक्यू के अंदर भी टेस्ट हुई है, तो बहुत ज़्यादा अहम है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम इनहेल करते हैं तो कम होती है, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो ज़्यादा होती है। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे पास कितनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये होती है 0.04%, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो सिर्फ 4%। और लास्ट पर हमारे पास क्या चीज़ थी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सेम रहती है, जितना हम इनहेल करते हैं उतने एक्सहेल कर देते हैं, 79% एंड 79%, दिस विल बी रिमेन सेम। ओके, यहाँ पर थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत इजी से शॉर्ट क्वेश्चंस है, सारे के सारे आंसर्स आपको बुक में से ही मिल जाएंगे।
एग्जामिनर मुझे लग रहा है एक सवाल तो लाजमी देगा, क्योंकि इस चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो इस अहमियत की वजह से मैंने सोचा है कि इसका ये वाला टॉपिक भी मैंने मिस नहीं करना। इंक्विजिट क्वेश्चंस, एग्जामिनर शायद यहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन दे दे शॉर्ट के अंदर। तो चलो ये भी करते हैं, बहुत ईजी से हैं, ठीक है, घबराना नहीं। पहला सवाल है, व्हाट कैन हैपन टू ब्रीदिंग इफ डायाफ्राम स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपर्ली। आपको पता है ना, लंग्स के नीचे डायाफ्राम होता है, वो जो यू शेप का होता है, डोम शेप, रिमेंबर। अब उस डोम शेप जो डायाफ्राम है, अगर वो सही से काम ना करे तो उससे हमारी ब्रीदिंग पे क्या असर पड़ेगा। आंसर बहुत सिंपल है, ब्रीदिंग बिकम डिफिकल्ट और मे स्टॉप। ब्रीदिंग या तो हमें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा या सांस आएगा ही नहीं, क्योंकि द लंग्स कैन नॉट एक्सपैंड प्रॉपरली। जो लंग्स हैं वो सही से एक्सपेंड ही नहीं कर पाएंगे अगर डायाफ्राम अपना काम सही से ना करे। तो डायाफ्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके सांस लेने में, आपके प्रॉपर सांस लेने में। डन है, मैंने इनके आंसर्स इतने सिंपल रखे हैं ताकि आपको जो है ना ये मसला ना हो, और इसके जो है ना नंबर भी आपको पूरे पूरे मिल सकें। ठीक है, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं इन क्विज़िट क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के, लेकिन स्टिल इस चैप्टर में से मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ 4 के 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आते हों, इससे आपका जो है ना एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है जस्ट बाय रिमेंबरिंग दिस चैप्टर। सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल चैप्टर फॉर यू। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाई इज इट डेंजरस व्हेन स्मोक पार्टिकल्स सेटल इनसाइड लंग्स। आपको पता है ना, जब कोई इंसान सिगरेट पीता है तो उसके लंग्स के अंदर जो है ना पार्टिकल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, डिपॉजिट होना, सेटल होना शुरू हो जाते हैं। अब उन पार्टिकल्स का नुकसान क्या है। उनका नुकसान ये है कि स्मोक पार्टिकल डैमेज द लंग्स। स्मोक के पार्टिकल जो सेटल होते हैं वो लंग्स को डैमेज करते हैं और गैसेस एक्सचेंज को रिड्यूस कर देते हैं, कम गैसेस एक्सचेंज होती हैं, कॉजिंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं। डन है, सिंपल से है राइट, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्डिंग रखी गई है इन आंसर्स की, क्योंकि आपने ये टॉपिक के अंदर नहीं पढ़े हुए, इनके आंसर्स डायरेक्ट आपकी बुक के कंटेंट में नहीं है। ठीक है, उसके बाद है, व्हाई डज द ट्रैकिया हैव सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स व्हाइल ब्रोंकियोल्स डू नॉट हैव देम। ट्रैकिया के पास सी शेप की कार्टिलेज है, ठीक है, वही जो डायग्राम मैंने अभी आपको दिखाई थी, और ब्रोंकियोल के पास नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि ट्रैकिया के पास सी शेप कार्टिलेज मौजूद है और ब्रोंकियोल्स के पास नहीं है। क्योंकि भाई ट्रैकिया को उसकी ज़रूरत है, ब्रोंकियोल को उसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, चेक करो। दी ट्रैकिया है सी शेप रिंग्स टू कीप इट ओपन। ट्रैकिया को अपनी नाली सांस की नाली ओपन रखने के लिए वो कार्टिलेजेस की ज़रूरत है। एंड अलाउ टू फूड पाइप टू एक्सटेंड। जब सांस की नाली खुराक की नाली एजोफेगस जो है, जब उसको एक्सपेंड करने के लिए सी शेप कार्टिलेज की ज़रूरत होती ही होती है। ठीक है, तो इस वजह से उसको कार्टिलेज दिए गए हैं सी शेप के। ब्रोंकियोल्स आर स्मॉल एंड डू नॉट नीड दिस रिंग्स। ब्रोंकियोल्स जो हैं वो ट्रैकिया से छोटे साइज़ के होते हैं, तो उनको इन रिंग्स की ज़रूरत भी नहीं होती। डन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, ड्यूरिंग एजमा अटैक्स पेशेंट्स फील हार्डर टू एक्सहेल देन टू इनहेल। देखो, जो दमा के मरीज होते हैं ना, एजमा पेशेंट्स, एजमेटिक पेशेंट्स, उनको तो वैसे ही सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही होती है, लेकिन जब उनको स्पेसिफिकली एजमा अटैक्स आते हैं ना, तो उसके अंदर वो सांस ले तो पा रहे होते हैं लेकिन उस सांस को एक्सहेल नहीं कर पा रहे होते, इनहेल कर लेते हैं, एक्सहेल करने में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो ऐसा क्यों है, एक्सहेल करने में क्यों मसला आ रहा होता है। देखो, उसका आंसर ये है कि एजमा के दौरान ब्रोंकियोल्स बिकम नैरो, ब्रोंक्यूल्स और ज़्यादा तंग हो जाती हैं। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन दी नैरो मोर, दे नैरो मोर। जब हम सांस लेते हैं ना तब तो वो नैरो होती हैं, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो मज़ीद नैरो हो जाती हैं। इस वजह से एक्सहेल करना ज़्यादा मसला हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उन लोगों के लिए, क्योंकि उनकी ब्रोंक्यूल्स तो पहले ही बहुत नैरो होती हैं। तो जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो और नैरो हो जाती हैं, जिससे आपका सांस एकदम से घुटने लगता है आपको। सो एयर गेट ट्रैप्ड इनसाइड द लंग्स। तो जब वो सारे के सारे बिल्कुल तंग नैरो होकर ब्लॉक हो जाते हैं, तो हवा जो है वो लंग्स के अंदर ही अटकी रहती है, और वो तब तक नहीं होती जब तक आप इनहेलर से उनको डायलेट नहीं करते, खोलते नहीं। ठीक है, दिस इज़ ऑल, दैट्स ऑल। ठीक है, चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, चैप्टर 2, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके इस चैप्टर के अंदर दिए हुए थे, लेकिन वो बिल्कुल सीधे सीधे थे, आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। और वैसे भी इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी एग्जामिनर नहीं पूछेगा। सो जस्ट चिल। मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों के लिए इस पूरे चैप्टर को समराइज़ कर दूँ एक लेक्चर के अंदर, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम्स के पास जाकर अगर आप भूले हुए हो चैप्टर, तो वो वीडियो देख के ना 10 से 15 मिनट की या जितने भी मिनट की वो बनेगी, तो वो पूरा चैप्टर ना आपका एक दफ़ा गो थ्रू हो जाए। लेकिन ये लेक्चर्स आपके लिए लेना ज़रूरी है, अगर आपने एक दफ़ा ले लिए
ठीक है, निशान लगा लिए, याद कर लिए, तो रिवीजन के लिए हाँ उस वीडियो को यूज़ कर सकते हो। तो आपके लिए जो है ना मैं इस तरह का ना कुछ लाजमी रिवीजन क्विक रिवीजन सेशन जो है ना वो प्लान करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर आपको लेक्चर की समझ आ रही है, सेटिस्फाई हो आप लेक्चर से, ठीक है, तो आप अपने बाकी फ्रेंड्स को रेकमेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो इस चैनल को उनके साथ, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पर आपको मार्क्स मैक्सिमम और मेहनत कम से कम करने का जो है वो मैं रूल्स और ट्रिक्स बताता रहता हूँ। बिकॉज़ अक्सर टीचर्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि आप सारा कुछ याद करो, सारा कुछ याद करो, कि वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे होते कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया और मैंने निशान नहीं लगवाया होगा तो बच्चे मुझे ब्लेम करेंगे। वो उनका एक वैलिड पॉइंट होता है, ठीक है? लेकिन उससे बच्चों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो फर्दर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हम जो है वो स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अटेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।